Today we will discuss about this urine formation. So three main process occurs in urine formation. In each kidney there are 1 million nephrons. एक kidney में. Okay, so tens of thousands of universe tubules are there which will forming the urine. Urine is a filtrate of blood which goes into the tubules as a dilute fluid resembling the plasma deficient of corpuscles or colloids. एक पूरा सॉल्यूशन होगा, उसको फिल्टर किया जाएगा ग्लोमेरुलस से, जिसको हम बोलेंगे अल्ट्रा फिल्ट्रेशन. तो ये पूरा प्रोसेस वो फिल्टरिंग का है, रीअब्जॉर्प्शन का है और सिक्रेशन का है. ये सब प्रोसेस मिलके अल्टीमेटली दे विल फॉर्म यूरिन. This dilute fluid is concentrated in the tubular region by reabsorption of the excess portion of the fluid and certain salts and thus replace the bloodstream. बाकी का जो हिस्सा है उसको जो बॉडी को चाहिए वो सब सब्सटेंसेस ब्लड में वापस भेज दिए जाएंगे और जो वेस्ट है वेस्ट को ही एक्सक्रीट किया जाएगा. Besides certain substances, it may also be secreted by the tubular epithelium into the urine. The formation of urine by kidney तीन एक्टिविटी पर निर्भर है. एक है ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन, ये नहीं होगा तो आगे कुछ नहीं होगा. देन आफ्टर रीअब्जॉर्प्शन और सिक्रेशन, ये पूरा यहाँ पे ट्यूब्यूल में होता रहेगा. दिस विल बी अकरिंग इन ट्यूब्यूल पोर्शन एंड ये जो फिल्ट्रेशन है फिल्ट्रेशन होगा ग्लोमेरुलस में, कैप्सूल पोर्शन में. ओके, तो ये यहाँ पे ग्लोमेरुलस में फिल्ट्रेशन होगा और बाकी का जो ट्यूब्यूल है उसमें होगा रीअब्जॉर्प्शन एंड सिक्रेशन. उसके बाद जो एक कंसंट्रेटेड फॉर्म में जो सॉल्यूशन बनेगा दैट विल बी यूरिन. सो व्हाट इज द फंक्शन ऑफ ग्लोमेरुलस? एज द लिक्विड passes थ्रू द ट्यूबुलर रीजन, some of the water, salts, glucose, amino acids, and some other substances which are useful for the body are reabsorbed by the tubular epithelium and sent back to the blood. तो ग्लोमेरुलस का मेन काम है फिल्ट्रेशन. फिल्ट्रेशन के बाद जो भी इंपॉर्टेंट सब्सटेंसेस है जो बॉडी को चाहिए वो सारे सब्सटेंसेस ब्लड में वापस भेज दिए जाते हैं. So the main function you remember of glomerulus is filtration. तो glomerulus एक छन्नी जैसा काम करता है. Now look here, these cells are called, इस cells को क्या बोलते हैं? पोडोसाइट्स. ओके, तो ये पोडोसाइट्स क्यों बोलते हैं? इसका जो स्ट्रक्चर है ये थोड़ा ये लेग जैसा स्ट्रक्चर है. जैसे अमीबा में सूडोपोडिया होता है वैसे ये इसका ये सेल का जो स्ट्रक्चर है वो थोड़ा लेग जैसा होता है. ये पूरा यहाँ से ये स्लिट बनाता है, जगह बनाता है जहां से जो फिल्ट्रेट है वो आगे जाएगा. तो पोडोसाइट है वो फिल्ट्रेशन में एक उसका एक इंपॉर्टेंट पार्ट है. तो ये लेग जैसा स्ट्रक्चर होता है, उसकी वजह से इस सेल्स का नाम है पोडोसाइट्स. फॉर अल्ट्रा फिल्ट्रेशन it is very necessary that podocytes are rearranged here in the epithelium layer of Bowman's capsule. Bowman's capsule के पास होते हैं एपिथेलियल लेयर में. नेक्स्ट थिंग, ट्यूब्यूल जो है, ट्यूब्यूल में जो सेल्स होते हैं वो क्या होते हैं? क्यूबॉइडल एपिथेलियल सेल्स हैविंग ब्रश बॉर्डर, दैट मींस माइक्रोविली. अब ये फिल्ट्रेशन जो है वो तीन कंडीशन पे डिपेंड करता है. फॉर फिल्ट्रेशन देयर आर थ्री कंडीशंस which is very necessary for filtration process. First condition is that the glomerular membrane should be semi-permeable.
सो दिस मेम्ब्रेन इज सेमी परमेबल ओनली। तो ग्लोमेरुलस का मेम्ब्रेन जो है वो सेमी परमेबल होता है। दैट मीन्स इट विल अलाउ सम सॉलिड्स और some substances to pass to enter further, and it will stop the entry of some substances. Second condition is that there should be some osmotic pressure. ऑस्मोटिक प्रेशर, ये कोई भी सॉलिड किसी सॉल्यूशन के अंदर आ जाता है तो ऑस्मोटिक प्रेशर जनरेट करता है। ये ज्यादातर प्रोटीन की वजह से जनरेट होता है। So osmotic pressure is very necessary to pull water. So osmotic pressure will be exerted by the contents on either side of the membrane. And third thing, that is blood pressure. तो ग्लोमेरुलस में एक सही मात्रा में ब्लड प्रेशर भी होना बहुत जरूरी है। ओके, वो कैसे मेंटेन होता है वो हमने कल देखा था। दिस थ्री कंडीशंस आर वेरी नेसेसरी फॉर फिल्ट्रेशन प्रोसेस। ये तीनों कंडीशन में कुछ अगर डिफेक्ट हो गया तो फिल्ट्रेशन अच्छे से नहीं होगा। Now this filtration process is also called ultrafiltration because it is very finely done. So this filtration, the semi-permeable nature of glomerulus membrane would allow to pass through it some proteins. अब देखो लो मोलिकुलर वेट प्रोटीन जो है, फॉर एग्जांपल एल्ब्यूमिन, जिलेटिन, हीमोग्लोबिन, तो ऐसे कुछ प्रोटीन है वो उसको अलाउ करेगा फर्दर दे विल अलाउ इन टू पास इन द फिल्ट्रेट। बट कुछ ऐसे प्रोटीन होते हैं जिसका मॉलिक्यूलर वेट बहुत हाई होता है। दिस टाइप ऑफ प्रोटीन्स विल बी प्रोहिबिटेड, विल नॉट बी अलाउड टू गो फर्दर। एग्जांपल है कैसीन, सीरम ग्लोबुलिन एंड सीरम एल्ब्यूमिन। ओके, तो ये एक्सक्रीट नहीं हो सकते। रेनिन क्या करता है? रेनिन जो है वो कैसिनोजन होता है, उसको केसिन में कन्वर्ट कर देता है। RENNIN, रेनिन। तो दिस रेनिन ज्यादातर इन्फेंट्स में ही पाया जाता है, एडल्ट्स में नहीं होता है। तो रेनिन जो एंजाइम है ये कैसिनोजन में से केसिन बनाता है। Next thing, the colloids of the blood that will be exerting some osmotic pressure. ब्लड में कोई भी सॉल्यूट है, कोई भी सब्सटेंस है, उसकी वजह से ऑस्मोटिक प्रेशर जनरेट होगा। ऑस्मोसिस क्या है सबको पता है, द पासिंग ऑफ द फ्लो ऑफ वाटर फ्रॉम इट्स हायर कंसेंट्रेशन टू इट्स लोअर कंसेंट्रेशन। मतलब जो हाइपोटोनिक सॉल्यूशन है उससे हाइपरटोनिक सॉल्यूशन में पानी जाएगा, तो उसको स्टॉप करने के लिए जो प्रेशर अप्लाई होता है उसको बोलते हैं ऑस्मोटिक प्रेशर। अगर किसी भी सेल में या कहीं पे भी किसी भी सॉल्यूशन में सॉल्यूट की मात्रा बढ़ती है तो वाटर उसके अंदर एंटर होगा। तो ऑस्मोटिक प्रेशर एक्सर्ट करना बहुत जरूरी है ताकि उसमें वाटर आ सके। सो colloids of the blood exert an osmotic pressure against filtration and they will lead to diffusion of water into the blood. ये एक प्रोसेस होगा। सेकेंड थिंग, हाइड्रोस्टेटिक प्रेशर। जो ज्यादातर लिक्विड फ्लूइड प्रेशर अप्लाई करते हैं तो हाइड्रो स्टैंड्स फॉर वाटर, सो हाइड्रोस्टेटिक प्रेशर। सो हियर द हाइड्रोस्टेटिक प्रेशर ऑफ ब्लड विल ट्राई टू फोर्स द वाटर फ्रॉम द ब्लड इनटू द ट्यूब्यूल्स। अच्छे से समझना, ऑस्मोटिक प्रेशर है वो वाटर को डिफ्यूज करेगा ब्लड में। हाइड्रोस्टेटिक प्रेशर जो है वो वाटर को ब्लड में से कहां भेजेगा? ट्यूब्यूल्स में। तो ये दोनों प्रेशर बहुत इंपॉर्टेंट यहां पे उसका पार्ट है फिल्ट्रेशन के दौरान। दिस सजेस्ट दैट ब्लड प्रेशर इज हायर देन ऑस्मोटिक प्रेशर टू कॉज फिल्ट्रेशन, एंड सो द एनर्जी ऑफ फिल्ट्रेशन इज डिराइव्ड फ्रॉम द हाइड्रोस्टेटिक प्रेशर ओनली। ओके, अभी इसका हम मैग्नीट्यूड देखते हैं, वैल्यू कितना होता है तो आपको पता लगेगा। देखो, तो दिस हाइड्रोस्टेटिक प्रेशर ऑफ ब्लड
in the afferent glomerular artery or arteriole. That will be 75 mmHg. Whereas the osmotic pressure exerted by the plasma proteins, that will be 20 to 30 mmHg. तो हाइड्रोस्टेटिक प्रेशर की वैल्यू है वो बहुत ज्यादा है कंपेयर टू ऑस्मोटिक प्रेशर. रिमेंबर, इट इज टू हाई, इट इज मोर देन डबल. सो और एक प्रेशर भी लगता है इंटरस्टिशियल प्रेशर. So this interstitial pressure acting on the capillaries will be 10 mmHg. तो अगर हम उसका फाइनल वैल्यू निकाले टोटल प्रेशर, तो टोटल प्रेशर, the final pressure which will be considered as the driving force for filtration, so that pressure will be measured by this way. Pressure exerted by hydrostatic pressure of the blood, that is denoted by PB, which is highest compared to all three. Then this PO, it stands for osmotic pressure of proteins, and here PC stands for interstitial pressure. ऐसे हम कैलकुलेट करेंगे तो जो उसकी वैल्यू आएगी that will be final pressure, and that value is nearly 25 to 30 mmHg of pressure. Okay, the resultant pressure will be 25 to 30 mmHg, which will be helping in the ultrafiltration. में कुछ ऊपर नीचे हुआ तो फिल्ट्रेशन में भी दिक्कत आ सकती है. तो तीन प्रेशर यहाँ पे अप्लाई होते हैं. हाइड्रोस्टेटिक प्रेशर विच इज प्रोड्यूस्ड बाय द फ्लूइड ऑन द मेम्ब्रेन. ऑस्मोटिक प्रेशर, इंटरस्टिशियल प्रेशर कैपिलरीज में होता है. अगेन आई एम रिपीटिंग. देखो, हाइड्रोस्टेटिक प्रेशर जो है, ब्लड का हाइड्रोस्टेटिक प्रेशर जो आर्टरी के ऊपर लगता है, कहाँ पे लगता है? देखो, हाइड्रोस्टेटिक प्रेशर क्या करता है? हाइड्रोस्टेटिक प्रेशर जो है वो दे विल फोर्स द वाटर फ्रॉम द ब्लड into the tubules. तो हाइड्रोस्टेटिक प्रेशर का फंक्शन ये है, इसका काम ये है कि ये पानी को ब्लड में से ट्यूब्यूल्स में भेजेगा, वहां प्रेशर अप्लाई करेगा, ट्यूब्यूल्स में जाओ. ऑस्मोटिक प्रेशर क्या करेगा? वाटर को ब्लड में लाएगा. इट विल कॉज द डिफ्यूजन ऑफ वाटर इनटू द ब्लड बिकॉज ऑफ कलेक्शन ऑफ सम कॉलॉइड्स इन द ब्लड. तो पानी अगर ब्लड में आएगा, फिर वही पानी हाइड्रोस्टेटिक प्रेशर की वजह से ब्लड में से कहां पे जाएगा? ट्यूब्यूल्स में जाएगा. ओके, दोनों तरफ से पानी को फोर्स अप्लाई हो रहा है, दोनों तरफ से प्रेशर है, पर ज्यादा प्रेशर कौन लगा रहा है? हाइड्रोस्टेटिक प्रेशर. तो ये हाइड्रोस्टेटिक प्रेशर जो है उसकी वैल्यू है 75 mmHg, विच इज नियर अबाउट डबल द अमाउंट ऑफ ऑस्मोटिक प्रेशर. इतना समझ लो, ऑस्मोटिक प्रेशर पानी को कहाँ लाता है? ब्लड में. हाइड्रोस्टेटिक प्रेशर क्या करता है अभी इस प्रोसेस में? Where do we need water during this process? In tubules, right? So ये मैकेनिज्म ऐसा है कि हाइड्रोस्टेटिक प्रेशर का वैल्यू ऑस्मोटिक प्रेशर से ज्यादा ही होता है, ताकि ट्यूब्यूल्स में ही वाटर जा सके, ना कि ब्लड में आए. ओके, सो हाइड्रोस्टेटिक प्रेशर वैल्यू विल बी 75 mmHg, millimeter of mercury, which is double the amount, more than double the amount of osmotic pressure. So ultimately the water will flow into the tubule only. दूसरा भी प्रेशर आएगा, वो क्या है? इंटरस्टिशियल प्रेशर, और उसका भी इतना वैल्यू नहीं होता, 10 mmHg होता है वो. ओके, तो ऑस्मोटिक प्रेशर और ये इंटरस्टिशियल प्रेशर दोनों मिलके भी इसको हरा नहीं सकते. हाइड्रोस्टेटिक प्रेशर विल बी द विनर. तो वो पानी को धक्का मारेगा, चलो जाओ, आप जाओ, पानी किधर जाना है? ट्यूब्यूल में. ओके, तो अल्ट्राफिल्ट्रेशन प्रोसेस स्टार्ट हो जाएगा फिर. तो ये पूरा जो कंसेप्ट है वो इक्वेशन में पूरा रिप्रेजेंट किया है, मैथमेटिकल इक्वेशन. प्रेशर एक्सर्टेड बाय द हाइड्रोस्टेटिक प्रेशर ऑफ द ब्लड डिनोटेड एज PB. ओके, ये सबसे ज्यादा है, तो उसमें से ये माइनस करो ऑस्मोटिक प्रेशर, फिर इसमें से ये भी माइनस करो. ये क्या है? इंटरस्टिशियल प्रेशर. रिजल्टेंट प्रेशर जो होगा that pressure will be responsible for the filtrate, water entering in the filtrate.
ऑपोजिट डायरेक्शन है, इसलिए माइनस में हम करेंगे. So this will be the resultant pressure that will be responsible for the passing of water in the filtrate. So this will be considered as final driving force. चलो अब ये रेट देखते हैं, ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन रेट, जीएफआर. इसका टेस्ट भी होता है. किसी भी लेबोरेटरी में जाओगे, बोलोगे हमको जीएफआर टेस्ट करना है, तो वो करके देंगे. तो उससे पता लगेगा कि आपकी किडनी अच्छे से काम कर रही है या नहीं कर रही है. तो अबाउट 1 liter of blood is filtered per minute by both the kidneys. दोनों 1 लीटर simultaneously. So when the net filtration pressure is about 25 mmHg. Now you know what is this net filtration pressure. Okay, अभी एक इक्वेशन सॉल्व करके हमने वो किया. इस प्रेशर से 120 ml of glomerular filtrate. Okay, this water will be containing some other substances also, waste, then ions. So this will be considered as glomerular filtrate. So about 120 ml of glomerular filtrate will be formed in the Bowman's capsule. Okay, so ये net resultant pressure से 120 ml filtrate बनेगा. 1 liter of blood is filtered by per minute by both the kidneys. ओके, ये पूरा कैलकुलेशन अच्छे से देखो. 1 लीटर ब्लड फिल्टर होता है पर मिनट बाय बोथ द किडनीज, पर मिनट, विच इज एक्चुअली द वॉल्यूम ऑफ प्लाज्मा फिल्टर्ड पर मिनट. ओके, तो ये फिल्टर में प्लाज्मा भी होगा, प्लाज्मा के साथ वाटर भी होगा, आयंस भी होंगे, कुछ मिनरल्स भी होंगे, कुछ पिगमेंट्स भी होते हैं और एक्सक्रीटरी वेस्ट भी होता है उसमें. इज इट क्लियर? तो ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन रेट इतना फाइनली करता है वो कि 1 लीटर पूरा जो फिल्टर वॉल्यूम था उसको 120 ml कर दिया, बाकी का वापस भेज दिया वाटर के मीडियम में. सो जीएफआर को अगर कैलकुलेट करना है तो हम कैसे करेंगे? दिस इज द इक्वेशन, यूवी अपॉन पी. व्हाट इज यू? मिलीग्राम ऑफ द फिल्टर्ड सब्सटेंस पर ml of urine. What is V? ml of urine per minute, and P means milligram of filtered substance per ml of plasma. By that way you can calculate GFR. So if you are given these values, you can easily calculate GFR. Okay, then renal tubule. अब ट्यूब्यूल का काम क्या है? 2 काम है इसके. एक काम है सीक्रेट करना, दूसरा काम है रीअब्सॉर्ब करना. लेन देन करता है. सीक्रेशन मतलब कुछ ट्यूब्यूल में डालता रहता है और कुछ उसमें से निकालता रहता है. सो ट्यूब्यूल विल बी हैविंग 2 मेन फंक्शन, सीक्रेशन एंड एब्सॉर्प्शन. So the composition of urine is quite different from the glomerular filtrate. Okay, अभी तो फिल्ट्रेट बना है, अभी यूरिन नहीं बना है. यूरिन में तो और भी कम हो जाएगा. The glomerular filtrate will contain these things. ये सब याद रखना है. वाटर होगा उसमें, ग्लूकोज होगा, एमिनो एसिड होगा, क्लोराइड्स, okay, sodium, some other wastes like urea, creatinine, uric acid. Okay, this we are talking about filtrate, not urine. Urine में इसमें से बहुत सारा निकल जाएगा. So these are some substances which are present in glomerular filtrate. So the essential substance which are retained, ये बहुत इंपॉर्टेंट प्रोसेस होता है. वापस हमको लेना पड़ता है, रिटेन करना होता है. Retain to carry on normal metabolism, and this selective function is carried out by tubules of the kidney. Okay, तो अगर ट्यूब्यूल में कुछ डैमेज हो गया तो रीअब्जॉर्प्शन या सिक्रेशन में कुछ फॉल्ट आ सकता है, किडनी भी फेल हो सकती है. Thus, by secretion and reabsorption, glomerular filtrate is transformed into urine. ओके, ट्यूब्यूल मतलब समझ लेना, बोमेन्स कैप्सूल ग्लोमेरुलस के अलावा बाकी का जो पार्ट है नेफ्रॉन का, उसको ट्यूब्यूल बोलते हैं.
अब ट्यूबुलर रीअब्जॉर्प्शन में क्या क्या होगा, एक बहुत ही इंपॉर्टेंट फेनोमेनन होता है, इसको बोलते हैं थ्रेशोल्डिंग, थ्रेशोल्ड सब्सटेंसेस। क्या है ये? सर्टेन सब्सटेंसेस विच अपीयर इन नॉर्मल क्वांटिटीज आर रीअब्सॉर्ब्ड कंप्लीटली। अगर रीअब्सॉर्ब नहीं हुआ और यूरिन में आ गया, और इफ दे अपीयर इन यूरिन व्हेन नॉर्मल लेवल एक्सीड्स, तो ऐसे सब्सटेंस को बोलते हैं थ्रेशोल्ड सब्सटेंस। यूरिन में होना नहीं चाहिए, वो रीअब्सॉर्ब हो जाते, पर अगर बहुत ज्यादा मात्रा में है तो रीअब्सॉर्ब नहीं कर पाएंगे, देन इट विल बी सिक्रेटेड इन द यूरिन। दिस टाइप ऑफ सब्सटेंसेस आर कॉल्ड थ्रेशोल्ड सब्सटेंसेस। example are amino acids and glucose. ओके, अमीनो एसिड मैंने एग्जांपल दिया था, फिनाइल कीटोन्यूरिया डिसीज होता है, फिनाइल एलेनिन। फिर ग्लूकोज अगर यूरिन में सीक्रेट हो गया तो ग्लूकोज यूरिया, डायबिटीज। तो ऐसे सब्सटेंस जो ज्यादा मात्रा में अगर आ गए फिल्ट्रेट में, तो उसको फिर फिल्टर करना बहुत मुश्किल हो जाता है, तो कुछ अमाउंट उसका यूरिन के साथ एक्सक्रीट होता है। दिस टाइप ऑफ सब्सटेंसेस आर कॉल्ड थ्रेशोल्ड सब्सटेंसेस। ओके, थ्रेशोल्ड का मतलब यहाँ पे एक लिमिटेशन, एक बाउंड्री होता है, तो बाउंड्री क्रॉस कर देता है वो, तो थ्रेशोल्ड एरिया उसने क्रॉस कर दिया, तो ऐसे सब्सटेंस को बोलते हैं थ्रेशोल्ड सब्सटेंसेस। ओके, नाउ द फिल्ट्रेशन प्रोसेस विल बी स्टार्टिंग हियर। अच्छे से समझना है फिगर। फर्स्ट यू लुक एट दिस फिगर ऑन राइट साइड। पूरा स्ट्रक्चर आप अपने माइंड में फिट कर दो कि बोमेस कैप्सूल, फिर ग्लोमेरुलस, फिर एफरेंट आर्टेरियोल इधर से, फिर इफरेंट आर्टेरियोल ग्लोमेरुलस से बाहर निकलता है, फिर ट्यूबुलर कैपिलरीज में वो ज्वाइन होता है, और यहाँ पे इन बिलो द बोमेस कैप्सूल देयर विल बी पीसीटी, दैट मींस प्रोक्सिमल ट्यूब्यूल। उसके बाद हेनलीस लूप, हेनलीस लूप के बाद क्या होता है, डिस्टल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल और कलेक्टिंग डक्ट। ये स्ट्रक्चर पूरा होता है। तो इसी स्ट्रक्चर को हमने ऐसे रिप्रेजेंट किया है। देखो ये वाला पार्ट है, वो है प्रोक्सिमल ट्यूब्यूल। अच्छे से समझना ये फिगर। दो काम होंगे ट्यूब्यूल में, एक है सिक्रेशन, दूसरा है रीअब्जॉर्प्शन। क्या रीअब्जॉर्ब होगा और क्या सिक्रेशन होगा देखते हैं। पीसीटी, इन द पीसीटी पोर्शन, दिस इज प्रोक्सिमल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल। क्या सिक्रेट होगा यहाँ पे? क्रिएटिनिन, फिर H2SO4 आयोनिक फॉर्म में होगा, तो SO4 2-, हिप्यूरिक एसिड। दिस विल बी सिक्रेटेड इन द प्रोक्सिमल पार्ट ऑफ द ट्यूब्यूल। ये पूरा यहाँ पे फिल्ट्रेट है, अभी पूरा फिल्ट्रेट बोला जाएगा until and unless it will be turning urine. ओके, तो पीसीटी में सीक्रेट क्या होगा? क्रिएटिनिन, H2SO4 आयोनिक फॉर्म में सल्फेट आयंस में, हिप्यूरिक एसिड, और इसका जो पीएच रहेगा वो अल्कलाइन होगा, स्लाइटली अल्कलाइन 7.4, क्योंकि वो प्लाज्मा है, ब्लड है, ब्लड का पीएच भी 7.4 होगा। अब उसी दौरान पीसीटी में रीअब्जॉर्ब क्या होगा? रीअब्जॉर्प्शन में क्रिएटिनिन भी रीअब्जॉर्ब होगा, वो सीक्रेट भी होगा, रीअब्जॉर्ब भी होगा। फाइनल उसका वैल्यू समथिंग, उसका कुछ वैल्यू होता है 25 mm/डेकालीटर, तो वो उतना रहना चाहिए। तो सीक्रेट भी होगा, और अगर ज्यादा सीक्रेट हो गया तो उसको वापस रीअब्जॉर्ब किया जाएगा। फिर यूरिया रीअब्जॉर्ब होता है, H2O, ग्लूकोज, एमिनो एसिड्स, सोडियम आयंस, यूरिक एसिड, ये सब, पोटेशियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, फॉस्फेट आयन, क्लोराइड आयन, बाइकार्बोनेट आयन। और सोडियम आयंस को यहाँ पे रीअब्जॉर्ब करना बहुत ही कंपल्सरी होता है, इट इज ऑब्लिगेटरी। 70% ऑफ सोडियम आयन शुड बी रीअब्जॉर्ब्ड इन दी पीसीटी। अगेन आई एम रिपीटिंग, ये पूरा नेफ्रॉन का स्ट्रक्चर है, वो यहाँ ऐसे रिप्रेजेंट किया है पीसीटी। फिर ये हेनलीस लूप, नीचे जो दिया है वो हेनलीस लूप है, ये वाला हेनलीस लूप का पार्ट है, एंड दिस इज DCT, डिस्टल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल।
तो पीसीटी में सिक्रेट क्या होगा और रीअब्जॉर्ब क्या होगा? तो ये क्रिएटिनिन SO4 माइनस और हिप्यूरिक एसिड सिक्रेट होगा फिल्ट्रेट में, और उसमें से रीअब्जॉर्ब होगा ये सब। अब आगे जाते हैं, फिल्ट्रेट को आगे भेजते हैं हम हैंडलिस लूप में। हैंडलिस लूप में जो पहले आएगा वो क्या होगा? डिसेंडिंग लूप होगा या असेंडिंग होगा? पहले डिसेंडिंग लिम्ब होता है ना। डिसेंडिंग लिम्ब कैसा होता है? पतला होता है या मोटा होता है? डिसेंडिंग लिम्ब विल बी थिनर, असेंडिंग लिम्ब विल बी थिकर। तो डिसेंडिंग लिम्ब में आएगा ये फिल्ट्रेट। जब ये फिल्ट्रेट डिसेंडिंग लिम्ब में आता है, डिसेंडिंग लूप ऑफ हेनली, तब उसमें से रीअब्जॉर्ब होगा वाटर, जो कंपलसरी वहां पर रीअब्जॉर्ब करना होता है। 87.5% वाटर रीअब्जॉर्प्शन होगा, और यूरिया। तो जितना फिल्ट्रेट में यूरिया होगा उसका 40% वहां पे रीअब्जॉर्ब हो जाएगा। वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये, बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। यूरिन फॉर्मेशन और फिल्ट्रेशन कैसे होता है अलग अलग जगह पे नेफ्रॉन में। अब डिसेंडिंग लिम्ब से जाएगा वो पूरा फिल्ट्रेट असेंडिंग लिम्ब में। जब असेंडिंग लिम्ब में जाएगा तब भी पीएच होगा, यहाँ पे भी पीएच उसका होगा अल्कलाइन 7.4, स्लाइटली अल्कलाइन। असेंडिंग लिम्ब में एक ही काम है, टू रीअब्सॉर्ब सोडियम आयन। Glomerulus will be filtering some larger substances, that it will not allow some larger molecular weight substances, it will only allow lower molecular weight substances. That is primary filtration. वहां पे फिल्ट्रेशन पूरा नहीं होता है। वो तो जैसे कोई भी सॉल्यूशन है, वाटर सॉल्यूशन है किसी का, और उसमें हम स्टोन्स डाल देते हैं या बड़े बड़े कंकर है, तो उसको साफ करना है तो पहले क्या प्राइमरी ट्रीटमेंट क्या होती है? पत्थर को निकालना, उसके बाद वाटर को साफ किया जाता है। ऐसे ही ये प्राइमरी फिल्ट्रेशन वहां पे ग्लोमेरुलस में होगा। लो मोलिकुलर वेट जो सब्सटेंस होंगे उसको आगे अलाउ करेंगे, हाई मोलिकुलर वेट सब्सटेंस होंगे उसको वहां पे रोक दिया जाएगा। आगे का फिल्ट्रेट है उसमें ये सब इंपॉर्टेंट मॉलिक्यूल्स आ गए हैं। जो लो मोलिकुलर वेट है, बहुत छोटे छोटे मॉलिक्यूल्स हैं। अब वो भी मॉलिक्यूल्स हमको जरूरी है बॉडी के लिए, वो हमको एक्सक्रीट नहीं करना है, इसलिए उसका रीअब्जॉर्प्शन ट्यूब्यूल में किया जाता है। तो ये जो फिल्ट्रेट है वो पीसीटी में ये सब रीअब्जॉर्ब होंगे। फिर जैसे हैंडलेस लूप में जाएंगे तो डिसेंडिंग लिम्ब में वाटर यूरिया ये रीअब्जॉर्ब होगा। देखो हमको कंसंट्रेटेड यूरिन चाहिए, डाइल्यूट यूरिन नहीं चाहिए। सो फॉर कंसंट्रेटेड यूरिन यू नीड टू रीअब्जॉर्ब वाटर ऑल्सो। जितना हो सके वाटर रीअब्जॉर्ब करना है, पर यूरिक एसिड नहीं बनना चाहिए। यूरिक एसिड नहीं बनेगा उसमें, तो वाटर बहुत ही कम होता है, सेमी सॉलिड फॉर्म में होता है। तो यहाँ पे 87.5% वाटर रीअब्जॉर्ब हो जाता है डिसेंडिंग लिम्ब में। अगर पूरा का पूरा वाटर रीअब्जॉर्ब हो गया या 95 to 99% वाटर रीअब्जॉर्ब हो गया तो यूरिक एसिड बन जाएगा, पर वो ऐसा बनता नहीं है यूरिन में। ओके, वो जॉइंट्स में या वहां पे यूरिक एसिड सिक्रेशन होता है, जिससे कुछ डिसीज होते हैं, गाउट। तो ये एसेंडिंग लिम्ब में जैसे फिल्ट्रेट जाएगा, ये पूरा देखो प्लाज्मा है, ये प्लाज्मा से बना हुआ है, इसलिए ये इसका पीएच है वो 7.4 अल्कलाइन पीएच है। ऐसे एसेंडिंग लिम्ब में सोडियम आयंस को रीअब्जॉर्ब किया जाता है। अब ये डिसेंडिंग लिम्ब से कहा जाएगा फिल्ट्रेट? डिस्टल ट्यूब्यूल, डीसीटी में जाएगा, डिस्टल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल में। डिस्टल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल में क्या होगा? एमोनियम आयन उसके अंदर सिक्रेट होगा, फिर H+ ये भी सिक्रेट होगा, पोटेशियम भी सिक्रेट होगा। अब देखो इन तीनों का काम क्या है? ये इसीलिए सिक्रेट होते हैं ताकि उसकी ऑस्मोलारिटी, ऑस्मोटिक बैलेंस, ऑस्मोलारिटी ये मेंटेन हो सके।
कंसेंट्रेशन होना चाहिए, उसका कुछ स्पेसिफिक। राइट, तो H प्लस की वजह से पीएच गिरेगा, 7.4 से सीधा हो जाएगा 6। और पोटेशियम आयन जो है, पोटेशियम आयन रीअब्जॉर्ब क्यों होगा? क्योंकि वाटर भी रीअब्जॉर्ब करना है, तो वाटर को रीअब्जॉर्ब करने के लिए पोटेशियम और सोडियम ये आयन्स रीअब्जॉर्ब होंगे, और उसकी वजह से ऑस्मोटिक प्रेशर जनरेट होगा, एंड फ्रॉम दैट एंड बिकॉज ऑफ दैट प्रेशर वाटर विल बी कमिंग फ्रॉम फिल्ट्रेट टू द आउटसाइड ऑफ द फिल्ट्रेट। ट्रांसफर वहां पे कर देगी। पोटेशियम, सोडियम, H2O, देखो यहाँ पे फैकल्टेटिव है, अच्छे से समझना, यहाँ पे ऑब्लिगेटरी था। कंपल्सरीली वाटर नीड टू बी रीअब्सॉर्ब, बट हियर डिपेंडिंग ऑन द कंडीशन वाटर रीअब्सॉर्प्शन होगा वहां पे, सो इट इज फैकल्टेटिव। ओके, फॉर दैट वाटर रीअब्सॉर्प्शन पोटेशियम और सोडियम आयन ये रीअब्सॉर्ब होंगे। आए समझ में? ये पूरा एक मैकेनिज्म है। अगर आपके पास दो कंटेनर है या दो सेल है, तो एक दोनों सेल में सेम कंसेंट्रेशन है, पानी दोनों में सेम है, एक सेल के अंदर अगर हम पोटेशियम आयन डाल दें तो क्या होगा? ऑस्मोसिस होगा। जो हाइपोटोनिक सॉल्यूशन है वहां से पानी कहां जाएगा? जिस सॉल्यूशन में पोटेशियम आया। तो वाटर को वापस लाने के लिए, वो रीअब्सॉर्ब करने के लिए, ये सोडियम और पोटेशियम रीअब्सॉर्ब होंगे, और वाटर भी उसके साथ साथ फिर वापस फिल्टर्ड में से रीअब्सॉर्ब होगा, और H प्लस जो है वो यहाँ पे सीक्रेट होगा, जिसकी वजह से pH 6 रहेगा। ओके, तो हमारे यूरिन जो है वो स्लाइटली एसिडिक होता है। इन दिस स्टेप इन DCT यूरिया विल आल्सो बी रीअब्सॉर्ब। पूरा यूरिया नहीं, यूरिया पूरा का पूरा रीअब्सॉर्ब नहीं होगा, कुछ मात्रा यूरिया की रहती है यूरिन के अंदर। वो कंपोजिशन ऑफ यूरिन में हम देखेंगे कितना यूरिया होता है, कितना वाटर होता है, कितना सोडियम होता है, तो इसकी कुछ फिक्स मात्रा होती है, उतनी मात्रा पूरे फिल्टर में रहती है। अब लास्ट स्टेप में क्या होगा? अब आएगा यहाँ पे ADH, एंटी डायूरेटिक हार्मोन। क्या नाम है इसका? एंटी डायूरेटिक हार्मोन। डायूरेटिक, डायूरेटिक मतलब कि फ्रीक्वेंट यूरिनेशन या कंटिन्यूस यूरिनेशन नहीं करने देना है, वाटर लॉस नहीं करने देना है। तो डायूरेटिक का मतलब कि कंटिन्यूअस यूरिनेशन, डायूरेटिक, ये भी कंडीशन हम आगे देखेंगे। तो ये एंटी डायूरेटिक हार्मोन है, कंटिन्यूअस यूरिनेशन नहीं करने देगा, उसको वाटर रीअब्सॉर्ब करना है। सो ADH will, what ADH will do, it will be helping in the reabsorption of water. So लास्ट में वापस एक बार वाटर रीअब्सॉर्ब होगा ADH की वजह से, और बाकी का जो कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन होगा that will be called as यूरिन। और ये यूरिन फिर यूरिनरी ब्लैडर में जाएगा थ्रू यूरेटर, और वहां पे स्टोर होगा, फिर यूरेथ्रा से एक्सपेल आउट हो जाएगा। दिस प्रोसेस इज कॉल्ड मिक्स्ड यूरेशन। द रिलीज ऑफ द एक्सपेलिंग ऑफ यूरिन, द रिलीज ऑफ यूरिन फ्रॉम द ह्यूमन बॉडी और फ्रॉम द यूरेथ्रा आफ्टर कमिंग आउट फ्रॉम यूरिनरी ब्लैडर, दिस प्रोसेस इज कॉल्ड मिक्स्ड यूरेशन। याद रखना है mixed urination. What is parturition? Anyone? What is the meaning of parturition? मिक्स्ड है, मिक्स्ड यूरेशन मेडिकल टर्म है, यूरिनेशन को मिक्स्ड यूरेशन बोला जाता है। पार्ट्यूरेशन क्या है? पार्ट्यूरेशन का मतलब होता है डिलीवरी ऑफ बेबी। बेबी की डिलीवरी को पार्ट्यूरेशन प्रोसेस बोलते हैं। ओके, तो ये रिप्रोडक्टिव पोर्शन जो हम पढ़ेंगे उसमें आएगा। डिलीवरी ऑफ बेबी of is called parturition. यहाँ पे removal of urine, excretion of urine is called micturition. आपको जल्दी से पूरा बता देता हूँ। ग्लोमेरुलस में से जो लो मोलिकुलर वेट सब्सटेंसेस थे वो आए, आगे गए, PCT में आए, प्रोक्सिमल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल में, अब फिल्ट्रेट वहां पहुंच गया,
अब ज़्यादातर वो प्लाज्मा से बना हुआ होता है, तो उसका pH होता है 7.4। तो ये फिल्ट्रेट में कुछ सिक्रेशन होगा फिल्ट्रेट के अंदर, लाइक क्रिएटिनिन, SO4 माइनस, हिप्यूरिक एसिड, और ये सब सब्सटेंसेस का रीअब्जॉर्प्शन होगा। बाकी का जो फिल्ट्रेट बचा वो जाएगा हैंडलिस लूप में। हैंडलिस लूप में पानी का और यूरिया का दोनों का रीअब्जॉर्प्शन जरूरी है। डिसेंडिंग लिम्ब जो पतला होता है, फिर जो थिक होता है, थिकर होता है जो हैंडलिस लूप, एसेंडिंग लूप, उसमें होगा सोडियम आयन का रीअब्जॉर्प्शन। ओके, ये हर एक लोकेशन पे क्या हो रहा है वो सब आपको याद करना है। देन आफ्टर दैट डिस्टल कन्वर्टेड ट्यूब्यूल में क्या होगा, उसमें आयोनिक बैलेंस बनाना है, ऑस्मोटिक रेगुलेशन वहां पे करना है, ऑस्मोलारिटी मेंटेन करनी है। सो फॉर दैट सम आयंस विल बी secreted like NH3, it should be NH4 plus, not NH3, NH4 plus, ammonium ion, NH4 plus, H plus, K plus. And as H plus is entering into DCT, the pH of this filtrate will become slightly acidic, and these substances are need to be reabsorbed. तो पानी भी reabsorb होगा, तो पानी को reabsorb करने के लिए यहाँ पे K plus, Na plus भी वहाँ पे reabsorb होंगे। इन दोनों, ये K प्लस का यहाँ पे ड्यूअल फंक्शन है, ऑस्मोटिक प्रेशर जनरेट करना ताकि पानी आ सके, रीअब्जॉर्प्शन हो सके, और दूसरा है आयोनिक बैलेंस बनाना, फिल्ट्रेट के अंदर ऑस्मोलारिटी मेंटेन करना। बाकी का जो फिल्ट्रेट है वो अब बनेगा यूरिन, पर यूरिन बनने से पहले एक और यहाँ पे हार्मोन, उसका एक बहुत इंपॉर्टेंट फंक्शन होगा, दैट इज ADH विल रीअब्जॉर्ब वाटर एज मच एज वाटर एब्जॉर्प्शन वो पूरा कर लेगा, एंड देन आफ्टर जो पूरा सॉल्यूशन बनेगा, कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन, दैट विल बी कंसीडर्ड एज यूरिन। ओके, पेल येलो कलर होता है यूरिन का, और उसका कलर ये पेल येलो कौन से पिगमेंट की वजह से है, यूरोबिलिन, याद रखना है। यूरोबिलिन, ये यूरोबिलिन जो पिगमेंट है इसकी वजह से यूरिन का कलर पेल येलो होता है, यूरोबिलिन। This pigment is responsible for the pale yellow color of urine. चलो अभी हम देखते हैं कि क्या क्या रीअब्जॉर्प्शन हो रहा है, कितना हो रहा है और क्यों हो रहा है। देखो अब ग्लूकोज का देखते हैं। रीअब्जॉर्प्शन ऑफ ग्लूकोज पूरा समझना है। रीअब्जॉर्प्शन ऑफ ग्लूकोज, नॉर्मल एडल्ट में GFR 120 ml पर मिनट हो रहा है, तो 120 मिलीग्राम ऑफ ग्लूकोज वो फिल्ट्रेट में पर मिनट ट्रांसफर होगा। 120 to 140 तक का वैल्यू mg पर 100 ml, दैट इज डेकालीटर, इतनी नॉर्मल वैल्यू है ग्लूकोज की ब्लड के अंदर। इससे बढ़ गई तो डायबिटीज होगा। ओके, नॉर्मल वैल्यू ऑफ ग्लूकोज इन ब्लड इज 140 तक होनी चाहिए मैक्सिमम, 140 mg पर डेकालीटर, DL ऐसा लिखा हुआ आता है। दिस डेकालीटर मीन्स 100 ml। Now, normally, except only a few mg, the entire quantity of glucose is reabsorbed. The absorption takes place in the proximal part. हमने देख लिया आगे। फॉस्फोराइलेशन प्रोसेस से एब्जॉर्प्शन होगा ताकि वो वापस ना जा सके, उसको फॉस्फोराइलेट किया जाता है। अब मैन में, इन मेल्स, दिस GFR वैल्यू इज 350 mg per minute. The maximum rate at which glucose can be reabsorbed by the tubule, इसको बोलते हैं ट्यूबुलर मैक्सिमम फॉर ग्लूकोज, TMG. In male, the maximum rate at which glucose can be reabsorbed by the tubule, that is called tubular maximum for glucose. तो मेल्स के अंदर ये वैल्यू ज्यादा होती है, 350 mg per minute. In male, the hemoglobin amount is also high due to testosterone. फीमेल का वैल्यू कम होता है, इसलिए ये इस वैल्यू में भी फर्क आएगा। In women, the TMG will be 300 gram per minute.
क्या है ये? मैक्सिमम रेट एट विच ग्लूकोज कैन बी रीअब्सॉर्ब, तो ये उसका रेट है। तो अगर ज्यादा ग्लूकोज फिल्टर्ड के अंदर आ गया तो क्या होगा? यूरिन के अंदर ग्लूकोज, तो ग्लाइकोसूरिया कंडीशन बोलते हैं इसको। ओके, डायबिटीज में भी, मेलाइटिस में भी होता है, तो ये कंडीशन को ग्लाइकोसूरिया बोलते हैं। ओके, हाउ ग्लाइकोसूरिया कैन बी आर्टिफिशियली कॉज्ड। देखो ये तो नेचुरली हो रहा है, अगर कोई कंडीशन, कोई सिम्टम्स है तो, और या फिर जेनेटिक है। अगर आर्टिफिशियली इंड्यूस करना है तो क्या होगा, कैसे करेंगे? दैट यू हैव टू फाइंड आउट। ओके, ये वैल्यू याद रखना, मेल में 350 mg पर मिनट होती है, वीमेन में 300 ग्राम पर मिनट होती है। सॉरी, ये mg होगा, नॉट ग्राम, here it will be mg. Now reabsorption of water. So osmotic pressure of the plasma remains more or less unchanged and is due to presence of inorganic salts which act as electrolytes. So if large quantities of water are taken, then this might cause dilution of the plasma. तो प्लाज्मा में कुछ मिनिमम अमाउंट ही, कुछ बैलेंस अमाउंट में ही वाटर रखना है। अगर लार्ज क्वांटिटी आ गया तो फिर प्लाज्मा का डायल्यूशन हो जाएगा। So this causes reduction in the osmotic pressure which results in the excretion of large amounts of water in the urine. प्लाज्मा में वाटर बढ़ गया तो क्या होगा? यूरिन में भी ज्यादा वाटर होगा। तो अगर ज्यादा वाटर एक्सक्रीट हो रहा है किसी भी पर्सन के अंदर, then this condition is termed as diuresis. ये नहीं करने देना है। कौन रोकता है डायूरेसिस को? तो सब्सटेंसेस व्हिच प्रोड्यूस दिस इफेक्ट आर कॉल्ड डायूरेटिक्स। तो कुछ डायूरेटिक्स होते हैं, कुछ सब्सटेंस, जैसे कैफीन है, फिर ये यूरिया है। यूरिया भी डायूरेटिक सब्सटेंस है। अब एक दूसरा कंपल्सरी रिएब्सॉर्प्शन होता है। दैट मींस नॉर्मली 150 to 1 liter 180 liter of glomerular filtrate is produced every day. देखो इतना 180 liter of glomerular filtrate is produced every day, out of which 80% is reabsorbed. और ये reabsorb करना बहुत ही आवश्यक होता है। It is obligatory. So this absorption is called obligatory reabsorption. अब इनऑर्गेनिक सॉल्ट्स का रिएब्जॉर्प्शन देखते हैं यहाँ पे। सो सोडियम है, बाइकार्बोनेट आयन है, ये सब हमने देख लिया फिगर में। सो अलोंग विद रिएब्जॉर्प्शन ऑफ सोडियम देयर इज पैरेलल रिएब्जॉर्प्शन ऑफ क्लोरीन। तो सोडियम के साथ क्लोरीन भी रिएब्जॉर्ब होगा, तो उसकी वजह से क्या होगा? एन NH विल हेल्प इन द रिटर्न ऑफ वाटर। और Na+ सोडियम आयन का रिएब्जॉर्प्शन में कौन सा हार्मोन यहाँ पे उसका इंपॉर्टेंट पार्ट है? तो हार्मोन सिक्रेटेड बाय एड्रिनल कोर्टिकल हार्मोन। और ये हार्मोन कौन सा होता है? एल्डोस्टेरोन। ओके, एल्डोस्टेरोन विल बी हेल्पिंग इन द रिएब्जॉर्प्शन ऑफ Na+. Potassium is also present in small quantities in the glomerular filtrate. And normally all the potassium filtered is reabsorbed by the proximal tubule. तो कोई भी पोटेशियम ऐसे एक्सक्रीट नहीं होगा यूरिन में, तो जो सिक्रेट हो रहा है वो वापस रिएब्सॉर्ब भी होता रहेगा और ऑस्मोटिक बैलेंस बनाता रहेगा। ओके, अगर पोटेशियम की मात्रा आ गई यूरिन में, इफ पोटेशियम इज देयर इनसाइड इन द यूरिन, it originates as a tubular secretion from the distal tubule which is responsible for acid base balance. तो फिल्ट्रेट में अगर पोटेशियम की मात्रा है तो वो उसका काम है कि वो आयनिक बैलेंस बढ़ाए। Secretion and reabsorption of sodium and potassium are controlled by hormone aldosterone. याद रखना है। तो reabsorption सोडियम का पोटेशियम का कौन, उसके लिए कौन जिम्मेदार है? एल्डोस्टेरोन। ओके, एड्रिनल कोर्टिकल हार्मोन। फिर सोडियम reabsorption is lowered during osmotic diuresis and glucocorticoids like cortisol, here it should be cortisol, COR, cortisol and corticosterone, that will increase the tubular reabsorption. Okay, वापस समझाता हूँ ये। Sodium reabsorption is lowered during osmotic diuresis
and glucocorticoids like cortisol and corticosterone that will increase the tubular reabsorption of Na plus in exchange of H plus, and also reabsorption of Na plus with Cl minus. तो आयोनिक बैलेंस बढ़ाने के लिए अगर सोडियम आयन एक्सचेंज में सोडियम आयन एब्जॉर्ब हो रहा है तो उसके एक्सचेंज में कौन सा आयन वहां भेजा जाएगा? H प्लस. गेटिंग Na प्लस को रीअब्जॉर्ब कर लेना है तो उसकी एक्सचेंज में कुछ तो पॉजिटिव आयन 1 प्लस चार्ज वाला होना चाहिए ना, तो यहाँ पे होगा हाइड्रोजन आयन H प्लस. So this is how reabsorption of inorganic salts takes place. And if the amount of water is more, if the rate of urine secretion is increased, then this condition is called diuresis and diuretic substances. Okay, ग्लूकोज भी एक प्रकार का डायूरेटिक सब्सटेंस है, ग्लूकोज एंड यूरिया. कैफीन है और एक ये केमिकल है डीऑक्सी कोर्टिकोस्टेरोन एसीटेट.